हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान का टर्म 1 का 2021-22 सेशन के लिए। क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो रहे हैं और आपका नवंबर में फर्स्ट टर्म का पेपर भी है, तो यह है आपका टोटल जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आएगा, जिसका समय होगा 90 मिनट। सामान्य निर्देश इसमें क्या क्या है ये सब आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप पको या ना पको फिर भी बताना तो पड़ेगा बच्चों। देखो, सभी प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन है, 3 खंड है। खंड ए मतलब सेक्शन ए में 24 प्रश्न है, जहाँ कोई भी 20 प्रश्न आप लोगों ने हल करने हैं। ऐसे ही सेक्शन बी है, जहाँ 24 प्रश्न है, उनमें से कोई भी 20 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ऐसे ही खंड सी में 12 प्रश्न हैं, जहाँ आपको 10 प्रश्न हल करने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग मतलब ऋणात्मक अंक नहीं है। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना। खंड ए सेक्शन ए कुल 24 प्रश्न है, किन्हीं 20 प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है। इनमें से इन 24 क्वेश्चन में से जो भी आपने पहले 20 प्रश्न किए होंगे, उन 20 प्रश्नों का ही मूल्यांकन मतलब उन्हीं को ही हम चेक करेंगे टीचर्स लोग। क्लियर हो गया? चलो जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है रीमा ने एक बीकर में 5 मिली लेड नाइट्रेट रखा। देखो, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3, ये लेड नाइट्रेट होता है। तो और इसमें लगभग 4 मिली क्या मिला दिया? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट से। तो कह रहा है वह क्या अवलोकन करेगी जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला दिया गया है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? तो देखो, आपका क्या बनेगा? एक तो बनेगा आपका लेड आयोडाइड प्लस आपका क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, ये बनेगा, है ना? ये तो आपको पता होना चाहिए। पर यहाँ पर कह रहा है क्या चीज़ बनेगी ABCD में, तो आपको बोलेंगे PbI2 बनेगा, जो पीले रंग का होगा। किस रंग का होगा? पीले रंग का। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो हो गया B, पीले रंग का अवक्षेप का निर्माण होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो जी, अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित प्रयोग में गैस A को पहचानो। देखो क्या कह रहा है कि एक इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने एक रखा है जिंक, प्लस इसके साथ क्या रखा हुआ है? एसिड, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये आप सबको पता है कि जब भी कोई धातु, जिंक एक धातु है, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकालती है? बिना सोचे समझे आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। और वो भी जब उसके आपने जलती हुई कैंडल लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड करेगी, है ना? पॉप साउंड की तरह फटेगी। तो कह रहा है गैस ए को पहचानो। सिंपल सी बात है भैया, हाइड्रोजन गैस है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना? चलो जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की हो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, पहले इस चित्र को समझ लो। कह रहा है मेटल डाइल्यूट HCl और मेटल सॉल्ट प्लस गैस। देखो, मेटल मतलब धातु। जब भी कोई धातु किसी भी एसिड के साथ मतलब अम्ल के साथ रिएक्शन करती है, देखो डाइल्यूट HCl बोला हुआ है तो ये एसिड है। तो जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो एक तो बनाती है मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट मतलब धातु लवण बनाती है, और प्लस क्या निकालती है? दूसरी हाइड्रोजन गैस निकालती। नहीं निकालती हाइड्रोजन गैस? ये आपको पता होना चाहिए बस। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपने बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से 2 संयोजन सही नहीं है? मतलब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या क्या होता है? देखो, अब आपको एक अभिक्रियाशीलता रिएक्शन पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। अब HCl में एक H है और H के ऊपर होता है मैग्नीशियम और जिंक और आयरन। मैंने ये तीन ही चीज़ क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर बोला गया तांबा, यहाँ पर बोला गया लोहा, यहाँ पर बोला गया मैग्नीशियम, यहाँ पर बोला गया जिंक। जिंक Zn होता है जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, मैग्नीशियम Mg होता है जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, और लोहा Fe होता है तो हाइड्रोजन से ऊपर होता है। केवल कौन सी चीज़ होती है हाइड्रोजन से नीचे? वो होती है तांबा। तांबे को हम क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी धातु होंगी वह HCl से रिएक्शन करेंगी ही करेंगी, बट CuH से नीचे है इसलिए Cu HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो इन सबको ध्यान में देना है। तो अब कौन से 2 संयोजन सही हैं? तो जाहिर सी बात है भैया, तांबा तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो गैस विकसित होगी मतलब गैस बनेगी? नहीं बनेगी। तो फर्स्ट तो किसी हाल में नहीं हो सकता है। लोहा रिएक्शन करेगा भैया और गैस भी निकालेगा, यस, सेकंड है। मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, पक्का करेगा भैया, पर गैस भी तो निकालेगा साथ में। यहाँ बोला नहीं निकालेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है भैया? तो ये गलत हो गया। चौथा, जिंक रिएक्शन करेगा साथ में गैस भी निकालेगा। तो कौन से संयोजन सही है? केवल दूसरा और फोर्थ, और वो कहाँ पर लिखा हुआ है? सी में, सॉरी डी में लिखा हुआ है, देखो डी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड और फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसको समझ के करना, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देखना इसको।
अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं चौथा क्वेश्चन। देखो भाई चौथा क्वेश्चन तो सिंपल सा है, कह रहे इनमें से कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण का सही प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इनमें से कौन सी रिएक्शन है ए बी सी डी में से जो बैलेंस्ड है, जो संतुलित है। तो भैया अब आपको देखना पड़ेगा, देखते हैं हम अब इसमें पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। जाहिर से पता चल रहा है यहाँ पर बी वाला है। कौन सा वाला है? बी वाला आंसर। ये पूरी की पूरी क्या है? बैलेंस्ड है। क्लियर हो गया? वो तो आपको पता है कैसे बैलेंस्ड है। 3 Fe देखो यहाँ पर, 3 Fe यहाँ पर है, यहाँ पर 4 दूनी 8 H है, यहाँ पर 4 दूनी 8 H है, 4 O है और 4 क्या है? O है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ये ध्यान देना, इस तरह क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है जरा देखो, कह रहा है नीचे दिए गए ग्राफ का एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी कोई अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, जब हम क्षार में अम्ल की अधिकता डालते हैं, मतलब जब हम उस क्षार में, यहाँ पर क्षार है और उसमें हमने अम्ल की अधिकता डाल दी, बहुत ज़्यादा अम्ल डाल दिया, तो विलयन का पीएच बदल जाता है। विलयन का पीएच क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो कह रहा है कौन सा अक्षर, मतलब ए या बी या सी या डी, इस ग्राफ के क्षेत्रफल को दर्शाता है जहां अम्ल और लवण दोनों ही मौजूद हैं। क्लियर हो गया? चलो जी, इसको समझते हैं जरा। हमको पता है कि हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, जहाँ पर ये 7 होता है, नीचे की ओर अगर कम है 6, 5, 4, 3, तो ये क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, क्योंकि पीएच कम है। अगर 8, 9, 10 होगा तो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अब उसने क्या बोला था कि वो क्षार में अम्ल की अधिकता डाल देता है, तो अम्ल अधिक डाल दिया, तो जब अम्ल अधिक डालेंगे तो पीएच क्या होगा? कम कम होता चला जाएगा, कम कम होता चला जाएगा, तो 7 से कम होना चाहिए। तो 7 तो कहाँ पर है? ये है, तो 7 से कम कौन सा होगा? देखो 7 से कम कहाँ होगा? 7 से कम ये ना, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो 7 से कम कौन है? डी है। तो कौन सा ग्राफ कहलाएगा इसमें? ये डी वाला ग्राफ को पढ़ना समझो स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब चलते हैं अपने छठा क्वेश्चन में। बहुत सिंपल है, आपको केवल समझना है कि ये क्या कहना आपसे चाह रहा है। कह रहा है आयरन और कॉपर सल्फेट विलयन की अभिक्रिया में, देखो कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ अभिक्रिया करी, कॉपर और आयरन सल्फेट बन गया। कह रहा है दी गई तालिका में, मतलब इस टेबल में, तालिका को टेबल बोलते हैं, में कौन सा विकल्प सही ढंग से दर्शाता है उपचेत पदार्थ या अपचायक पदार्थ। उपचेत का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और अपचाय क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये याद रखना। अब आपको केवल यह याद रखनी है, जो पदार्थ उपचेत होता है ना, वही अपचायक भी होता है। यह आप लोगों को याद रखना है कि जो उपचेत पदार्थ होता है वही अपचायक होता है। तो अब देखो अक्षय कौन होगा? जिसको ऑक्सीजन मिल रहा होगा। अभिकारकों में देखो, अभिकारकों में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, आयरन के साथ कुछ भी नहीं है, पर जैसे ही उत्पाद आया तो आयरन के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो आयरन का क्या हुआ? उपचेत हुआ। आयरन क्या हुआ? उपचयित हुआ। और जो भी उपचयित होगा इस दुनिया के अंदर, वह हमेशा अपचायक भी होगा। तो कौन सा है भैया? ए है। क्लियर होगा? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो उपचयित है वही अपचायक भी होता है। क्लियर? चलो छठा क्वेश्चन भी कर लिया। अब आते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन में, कि 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? कह रहा है कॉपर और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के समझ में आएगा नहीं। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। कह रहा है अब इनमें से कौन सी अभिक्रिया है? क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है? कोई चीज विस्थापित हुई है? नहीं हुई है। क्या ये अपघटन अभिक्रिया है? नहीं है। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? यस, जुड़ रही है। जब कोई दो चीज जुड़कर एक चीज बन जाए वही क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल है, पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब भी कोई दो चीज जुड़कर एक चीज बन जाए वो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो इसका आंसर है बी, सी। अच्छा, अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन में। क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन? अब इस 8th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयुक्त अम्ल और प्रयुक्त क्षार क्या है। मतलब बना है हमारा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। देख लो कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है। कह रहा है ये किस किस अम्ल से बना, किस क्षार से बना हुआ है। तो देखो भैया कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये बना होगा किससे? एक तो बना होगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और H2CO3 से बना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम भी यूज हो रहा है।
कैल्शियम धातु होती है और धातु हमेशा क्या होता है, क्षार होता है। धातु हमेशा क्या होता है, क्षार होता है। तो अब जी आराम से समझो स्टूडेंट्स को, बहुत ही सिंपल है। इस तरह क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ध्यान रखो। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट किस अम्ल से बना हुआ है, किस क्षार से बना हुआ है। तो पहले देखो इसमें कैल्शियम जुड़ा हुआ आ रहा है, तो कैल्शियम धातु होती है, धातु क्या होती है, क्षार बनाती है। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम क्या है, वो हाइड्रोक्साइड है। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, क्योंकि कैल्शियम है भैया, तो कैल्शियम धातु है और धातु हमेशा क्षार बनाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है ही है। तो अब CO3 क्या होगा, CO3 कोई ना कोई एसिड है। तो कौन सा एसिड है, CO3 कौन सा एसिड बनाता है, हमको केवल एक ही याद है भैया। पहले देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो जाहिर से बात है कौन सा है, H2CO3 वाला ही अम्ल है। क्लियर हो गया। बस आपको पहचान करनी है धातु से, क्योंकि धातु क्षार बनाता है और क्षार हमेशा OH होता है। तो इसका आंसर क्या है, बी। क्लियर हो गया, बी, कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल से मिलकर बना हुआ है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार से मिलकर बना हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि सांद्र अम्ल को तनुकृत करते समय उत्पन्न होने वाली ऊष्मा से आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे। पहले तो स्टूडेंट सांद्र अम्ल देख लो। सांद्र अम्ल का मतलब होता है वह अम्ल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर हो गया। अब उसको तनुकृत करना है। तनुकृत करने का मतलब क्या होता है, उसको ज़रा दुर्बल करना है, कमज़ोर करना है। जैसे चाय में चीनी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो सांद्र चाय हो गई है, बहुत ज़्यादा चीनी हो गई है, तो उस चाय को मीठा कम करना है तो क्या करेंगे, चीनी थोड़ा निकाल देंगे उसमें से, उसमें उस पर दूध डालेंगे हम लोग, ताकि चाय कम मीठी हो जाए। तो इसका मतलब तनुकृत हो जाए वो। तो सांद्र अम्ल को तनुकृत करते समय ऊष्मा से अपनी रक्षा कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अम्ल को धीरे धीरे एक पानी में डालते रहेंगे। कहाँ डालेंगे, पानी में डालते रहेंगे। तो पानी में अम्ल डालकर ही हमेशा सांद्र अम्ल को क्या बनाया जाता है, तनुकृत बनाया जाता है। यही सबसे अच्छा है। क्लियर हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, देखो सिंपल सा, अगर छौंका लग रहा हो घर के अंदर, कढ़ाई में छौंका लग रहा हो, तेल ही तेल है उसमें, तो अगर पानी की छींटे मारोगे तो क्या होगा, पूरे तेल बाहर निकल जाएगा। पर अगर पानी ठंडा पानी हो, उसमें तेल डालो, गर्म तेल, तो क्या छींटे उड़ेंगे, नहीं उड़ेंगे। तो भैया पानी में तेल डालो, उसी प्रकार से पानी में क्या डालो, अम्ल डालो। तो 9th का आंसर है ए। क्लियर स्टूडेंट। चलो जी अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखो भैया एक सिंपल सा एग्जांपल देखो H2 है, O2 है, और इसको हमने क्या कर दिया, ये हो गया रिएक्शन। अब हमने क्या करना है, पहले इसको संतुलित करना है। तो संतुलित क्यों करते हैं हम लोग, ये पूछा जा रहा है। देखो संतुलित करने के पीछे क्या रीजन है, देखो 2 दूनी 4, 4 H हो गए, इधर भी 4 H हो गए, इधर कितने O हैं, 2 O हैं, इधर भी क्या है, 2 O हैं। मतलब अभिकारकों की संख्या समान है 4H, और उत्पादों में भी अभिकारकों की संख्या क्या है, 4H है। O भी कितने हैं, 2, तो इसमें भी O कितने हैं, 2 हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ अभिकारकों में और उत्पादों में द्रव्यमान हमेशा समान होना चाहिए। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, भार से। तो द्रव्यमान कहाँ आया, ये तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सत्यापित करने के लिए ही किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर हम आंसर लिखें ना, तो उसका यार हमें एग्जैक्ट लॉजिक पता होना चाहिए बस। तो जितना द्रव्यमान अभिकारकों में है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों में होना चाहिए। द्रव्यमान मतलब जितना भार अभिकारकों का है उतना ही भार उत्पादों का होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो द्रव्यमान मतलब भार होता है, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को स्थापित करना होता है। 10वां क्वेश्चन का आंसर। अच्छा जी अब आ रहा है आपका 11वां क्वेश्चन। अब देखो भैया 11वां क्वेश्चन, क्योंकि अभी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है तो ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है कि ABCD लेबल वाले मानव श्वसन तंत्र की आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं भैया। ABCD का क्या करना है, वो करना है। तो ABCD मतलब इसको A बोल दो, इसको B बोलना है, इसको C बोलना है, इसको D बोलना है। इसने गलती से क्या कर दिया है, तो 1 सेकेंड को ABCD बोल दिया है ना। तो अब कह रहा है कि अब इनका चयन करो, सही पहचानो, मुख्य कार्य विशेषता इनकी लिखिए भैया। देखो भैया मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना है। तो जरा ऊपर कर लेते हैं हम लोग इसको। तो श्वास नली यह प्रेरित हवा के प्रवाह को उपस्थित वलय द्वारा सुरक्षित करती है। पहला तो ये पूछ रहा है। दूसरा, पसलियाँ, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठ जाती है। तीसरा कि गैसों के आदान प्रदान के लिए पतली दीवारें वाली थैली जैसी संरचनाएं होती हैं। चौथा, डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं
तो ऊपर की ओर खींच जाता है। देखो चारों तो आपकी जगह पर आंसर सही है, पर हम लोगों को यह याद रखना है कि इसमें जो कूपिकाएं होती हैं, जो क्या होती है कूपिकाएं, जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड वाले में। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा काम यह है क्योंकि यह गैसों के आदान प्रदान करने के लिए पतली दीवार वाली थैली जैसी संरचनाएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, सी है। क्लियर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो यह कह रहा है कि उस विकल्प की पहचान करें जो सही एंजाइम को इंगित करता है जो भाग ए, बी और सी में सुराहित होता है। मतलब फर्स्ट वाले को ए बोला है, सेकंड वाले को बी बोला है और थर्ड वाले को क्या बोला है, सी बोला है। तो इनमें से कौन सा भैया, आपको पता है कि मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज। कौन सा होता है, एमिलेज। तो भैया फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट में कौन सा है, तो इसमें एमिलेज होता है, तो ये है एमिलेज। फर्स्ट में एमिलेज हो गया। फिर कह रहा है दूसरा पेट में कौन सा होता है, पेट में होता है पेप्सिन। देखो भैया पेप्सिन। फिर सी आया, सी मतलब आपकी छोटी आंत है, उसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन। तो बी वाला आंसर है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा। बस आप एक को पहचान लो क्योंकि मुंह में एमिलेज होता है, मुंह वाला तो बहुत ध्यान रखना आपने। क्लियर। अच्छा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। मतलब पत्तियां होती हैं स्टूडेंट्स, उन पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उन छोटे छेद को हम क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। और यह रंध्र छिद्र क्यों खुलते हैं क्यों बंद होते हैं, हमें बता रखा है कि जब रंध्र छिद्र में पानी भर जाता है और पानी निकल जाता है तभी जाकर वो खुलते और बंद होते हैं। तो वो कहाँ पर है पानी का बंद होना करना, डी वाला। देखो तो द्वार कोशिकाओं में पानी की मात्रा पर ही डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, क्योंकि द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, रंध्र छिद्र के चारों ओर जो रक्षा कवच होता है उसे द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, गार्ड सेल बोला जाता है। अच्छा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में लेवल के साथ रक्त परिसंचरण की एक व्यवस्थापक योजना को 1 से लेकर 4 तक दिखाया गया है। इसमें सही लेबल के साथ उन कार्यों की पहचान करो। यह फर्स्ट है, यह सेकंड है, यह थर्ड है और यह फोर्थ है। तो कह रहा फुफ्फुसीय सिरा शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त लेती है ना। मतलब इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी, उसको डी बोल दो। फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। महाधमनी रक्त को हृदय शरीर के अंगों तक ले जाती है। और महाशिरा लेता है रक्त के शरीर के भागों से दाहिने आलिंद तक ले जाता है। तो कौन सा भैया, यही चौथा वाला महाशिरा जो रक्त को शरीर के भागों से दाहिने आलिंद की ओर ले जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट वाला। अच्छा जी, अब चलते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की ओर, जहाँ कह रहा है, देखो भैया जरा सा दिक्कत होगी क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आ रहा है, स्क्रीन हो रही छोटी। कह रहा है परिसंचरण बना जो रक्त का जो खून होता है वो सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में हार्ट के थ्रू, उसको परिसंचरण बोलते हैं। परिसंचरण के उस चरण की पहचान करें जिसे नीचे दिए गए हृदय के चित्र में दर्शाया गया है। तीर दिखाए गए कोष्ठों के संकुचन का संकेत देता है। मतलब संकुचन, यहाँ पर संकुचन हो रहा है, मतलब कि ये दब रहा है फिर पंप कर रहा है ना, इसको बोलते हैं। तो चलो जी, तो हमने परिसंचरण उस पहचान के जिसमें हृदय के चित्र में दर्शाया गया। अब देखो भैया ध्यान करके कि रक्त को एक दाएं निलय और बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। दूसरा, रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में स्थानांतरित किया जाता है और एक साथ विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। देखो भैया बस यही चीज़ है, क्योंकि पंप कर रहा है। पंप क्यों किया जाता है, क्योंकि एक ही साथ जो हमारा दिल होता है वह खून को पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाता है और उसी समय वह फेफड़ों में भी खून को पहुंचाता है। क्लियर हो गया। तो केवल बी है इसका आंसर, कुछ नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब 16वां क्वेश्चन मानव पाचन तंत्र में है। पहले पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कि मानव पाचन तंत्र के आरेख को देखिए, चित्र देखिए भैया। ए मुंह वाला है, सेकंड आपका लीवर है, थर्ड आपका छोटी आंत है ना, ये बड़ी आंत ऐसे करके दिखा रहा है। तो कह रहा है कॉलम 1 में निर्दिष्ट लेबलिंग का मिलान करें और कॉलम सेकंड में कार्यों के साथ सह संबंधित करें कि कौन सा सही, मतलब इनको मैच करना है। इनको क्या करना है, मैच करना है। अब मैच करने के लिए पहले यहीं पर देख लो भैया आप स्टूडेंट सारे के सारे क्या मैच करना है अपने। फर्स्ट वाला का क्या काम है भैया,
मतलब मुंह से क्या होता है वह देखना है। मुंह में एमिलेज एंजाइम होता है और जो खाने के साथ आया हुआ मंड होता है उसका पाचन करता है। तो फर्स्ट तो काम करता है किसका, मंड के पाचन का। क्लियर हो गया। जैसे इसको हम ए बोल दें, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोल दें, इसको डी बोल दें। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोला जा रहा है ये लीवर के बारे में, है ना। तो ये क्या करेगा भैया, ये पेनक्रियाज जो लीवर, ये पेनक्रियाज लीवर जो है, लीवर है पेनक्रियाज जैसा दिखाई दे रहा है। ये क्या काम करता है भैया, सेकंड करता है। सेकंड में से क्या निकलता है, उसमें से एंजाइम निकलते हैं, एक लाइपेज निकलता है और एक ट्रिप्सिन निकलता है। तो लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज एंजाइम कार्य की क्षमता को बढ़ाता है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तीसरा आपका क्या कह रहा है कि यह तीसरा पेट में है ना, ये छोटी आंत में, तीसरा वाला तो चित्र भी खतरनाक है, फिर भी देखो तीसरा वाला क्या करेगा, छोटी आंत है। तो छोटी आंत में क्या होता है भैया, जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्लियर हो गया। चौथा, इसकी लंबाई, मतलब चौथे लंबाई कह रहा है भैया, खाने जीव द्वारा खाए के भोजन पर निर्भर करती है। ये इसका हो गया फर्स्ट। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं वो आप लोगों को देखनी है। तो इसका आंसर, फिर ये क्या गड़बड़ हो रही, फिर इसका आंसर है आपका बी वाला। कौन सा वाला है, बी इसका आंसर है, जो ये बताया मैंने। क्लियर। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना। अच्छा, अब 17 क्वेश्चन, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर, इसलिए ध्यान से देखना। कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक रोगी के दांतों में एक छोटी गुहा, मतलब छोटे जो कैविटी होते हैं, छेद होते हैं, कैविटी की जांच करने के लिए करता है। तो जाहिर से बात है भाई, कौन सा दर्पण यूज़ करता है वो, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। सेविंग वाले इसी को यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण को। क्लियर हो गया, सी हो गया। चलो जी, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा आरेख लेंस द्वारा पर्दे पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण को दर्शाता है। तो देखो 4 आरेख हैं भैया, इसमें से कौन सा सही है। तो पहले तो मैं आपको एक चित्र बता दूं क्या होता है। जब भी कोई, देखो कोई लेंस है, ऐसे होता है। क्लियर। ये होता है उसका फोकस, ये होता है उसका सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो वो कैसे जाएगा, एक तो जाएगा वो सी से होता हुआ, और एक वो किससे जाता है भैया बताओ मुझे, और एक वो जाता है या तो फोकस से होता हुआ या फिर जाएगा वो इस ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ। बस ये आप लोगों को याद रखना है, एक तो यहाँ से होकर जाता है, एक फोकस से होकर जाता है और एक सी से होकर जाता है। 2 चीज़ पता है हमको। तो अब इन चारों में चित्र देखना है, कौन सा ऐसा चित्र है जो सही बता रहा है। देखो, क्या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है, गलत है भैया। ये तो सही चला गया, पर ये देखो भी टेढ़ा होकर चला गया, ऐसा पॉसिबल है, गलत है। ये देखो, ये सही जा रहा है एकदम, है ना। अब ये देखो तो ये तो गजब ही जा रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें तो, है ना, इतना गजब सुना जाता है। तो सी वाला आंसर सही है। अच्छा जी, आप गए 19वें क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर, जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होता है तो निम्न में से कौन से प्रकाश की समांतर किरण बना सकता है। 19वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा भैया, मतलब अगर मैं एक अवतल दर्पण, कुछ किसी भी दर्पण की बात करूं, देखो ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो ये क्या होता है, कह रहा है कि प्रकाश उस पर किसी पर आपतित होगा, इनमें से इस पर आपतित होगा, तो कौन सा प्रकाश समांतर किरण बन जाता है। समांतर कौन जाता है, कौन जाता है समांतर, तो एक तो जाता है अवतल दर्पण, जाता कि नहीं जाता है, और दूसरा कौन जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमने पढ़ रखा है भैया एकदम। क्लियर हो गया। तो कौन सा है भैया, एक हो गया वह आपका अवतल दर्पण, ये हो गया, और दूसरा हमने साथ में क्या बोला, अवतल लेंस, इसमें भी अवतल लेंस भी है, तो ए हो गया। बाकी समतल दर्पण में तो होता नहीं, अवतल दर्पण लेंस में होगा नहीं। क्लियर। चलो जी, 19वें के बाद अब आए 20वें। कह रहा है निम्न अपरिवर्तनांकों पर विचार करें, कांच, हवा, पानी, इन पदार्थों के अपरिवर्तनांकों के आधार पर इनके माध्यम से गुजरते प्रकाश की गति को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, जिसका अपरिवर्तनांक जितना ज़्यादा उस पर उतनी ही कम स्पीड हो जाती है किसकी, प्रकाश की, ये आपको पता होना चाहिए। तो कांच, पहले तो कांच है भैया, कांच का अपवर्तन ज़्यादा है, फिर किसका ज़्यादा है, पानी का, फिर किसका कम है, हवा का। तो जिसमें जितनी ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें स्पीड उतनी क्या होगी भैया, कम होगी। क्लियर हो गया। तो हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी, हवा में, फिर उससे कम स्पीड किस में होगी, पानी में, और सबसे कम स्पीड किस में होगी, कांच में। तो देखो पहले कहाँ है भैया, पहले हवा,
हवा कहाँ है, सी वाला है, देखो भैया हवा लिखा नहीं, हवा में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होगी, फिर पानी में प्रकाश की गति जरा कम होगी, कांच में और भी कम होगी, तो सी इसका आंसर है। अच्छा जी, अब आगे, अब देखो स्टूडेंट्स, अब आ रहा है 21वां क्वेश्चन। कह रहा है कि जो लाल प्रकाश की किरण है और बैंगनी प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म की झुकी हुई सतह पर वायु माध्यम से एक ही कोण पर आपतित होती है और क्रमशः अपवर्तन कोण R और V उत्पन्न करती है। मतलब आपको पता है कि भैया विबग्योर होता है ना, विबग्योर। सबसे कम एंगल पर कौन झुकता है, रेड कलर झुकता है, और सबसे ज़्यादा एंगल पर कौन झुकता है, V ज़्यादा बेंट होता है ना, V ज़्यादा बेंट होता है, वायलेट कलर ज़्यादा होता है। तो कह रहा है तो VR, तो रेड कलर जब जा रहा है, लाल कलर जा रहा है, तो वो बना रहा है अपवर्तन कोण R, और जो बैंगनी कलर जा रहा है वो अपवर्तन कोण क्या बना रहा है, V। कौन ज़्यादा झुकता है, V। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, V की, और R की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जाहिर से क्या बात है इसका कि R छोटा है और V क्या है, बड़ा है। क्लियर स्टूडेंट। चलो जी, अब आगे 22वें क्वेश्चन में, कि 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कर लेते हैं जरा सा, दिख जाएगा साफ। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। ये फोकस है, ये सी है, ये ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है। अब कह रहा है उपरोक्त आकृति का परीक्षण करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, जबकि एक डब्बा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब ये एक छोटा सा डब्बा है ना, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी -6 सेंटीमीटर है। देखते हैं कितने डब्बे हैं ये, 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई 6 है। और लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की ओर हमेशा माइनस होता है, और ऊपर की ओर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी -6 तो नहीं है, -3 है, क्योंकि फोकस दूरी P से लेकर F तक होती है, तो -3 है फोकस दूरी। क्लियर। दूसरा, आवर्धन का प्रतिबिंब उत्पन्न करेगा, ये आवर्धन का प्रतिबिंब उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा, नीचे। जितनी इसकी हाइट है C पर उतने, क्योंकि हमें पता है कि जो C पर ऑब्जेक्ट होता है वो C पर ही बनता है, और उतना ही बनता है जितनी उसकी ऊंचाई होती है। तो -3 तो फोकल लेंथ हो गई, और -1 का आवर्धन बनेगा। -1 का क्या बनेगा, आवर्धन। तो ये B है भैया। क्लियर। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं अपने 23वें क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, कह रहा है अर्धगोले कांच की सतह पर O पर हवा से कांच का आपतन कोण है। देखो ये अर्धगोला है भैया कांच का, क्लियर हो गया, और ये हवा है और ये कांच है। जैसे ही यहाँ पर एंटर करेगा क्या हो जाएगा, कांच आ जाएगा, है ना। तो कह रहा है आपतन कोण क्या होगा। आपतन कोण जानते हो ना, देखो ऐसे समझ लो आप, ये जाती है, ये आपतित किरण होती है, ये अभिलंब होता है, और ये आपतन कोण बनता है ना, जैसे हम रिफ्रैक्शन R बोलते हैं। तो देखो भैया, तो सीधी की सीधी जा रही है, कहीं बेंट ही नहीं हो रही है, एकदम स्ट्रेट जा रही है। तो कोण कितने का बनेगा, 0 का, क्योंकि नॉर्मल पे जा रही है, अभिलंब पे जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, देखो कहीं पर कोई झुकाव नहीं है, तो 0 डिग्री का। अच्छा जी, अब आ गए हम 24वें क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म ABC जिसका आधार BC है, देखो BC है, को विभिन्न झुकाव में रखा गया है। विभिन्न झुकाव में रख दिया भैया, आधार BC है इसका, है ना, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। प्रिज्म पर सफेद प्रकाश की एक संकीर्ण किरण आपतित की जाती है। अच्छा जी, आपतित की जा रही है मतलब फेंकी जा रही है उस पर। तो निम्नलिखित में से किस आरेख में प्रकाश के विक्षेपण मतलब 7 कलर में जब वो टूटेगा तो स्पेक्ट्रम के ऊपरी भाग से तीसरा रंग आकाश के रंग से मेल खाएगा। आकाश का रंग मतलब नीला। आपको पता है विबग्योर होता है, विबग्योर होता है, तो तीसरा कलर ब्लू होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा वाला होगा, देखो पहले अगर यहाँ से हम फेंके ना, पहले वाले में फेंके तो नीचे से तीसरा होगा, पर वो क्या कह रहा है, ऊपर से तीसरा होगा, ऊपर से तीसरा। तो भैया कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला ही होगा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि इसमें अगर फेंकेंगे तो नीचे से तीसरा ब्लू आ रहा है, अगर उसको उल्टा करेंगे तो इसमें से ऊपर से तीसरा क्या आएगा, ब्लू आएगा। तो कौन सा वाला चित्र है, सेकंड वाला। इतना सिंपल था। तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट आज हम लोगों ने कर दिया है। बाकी पार्ट जो सेक्शन B है और सेक्शन C है उसको हम नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे वीडियो में करेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो स्टूडेंट्स। ओके बाय।